सभी सहभागियों को हमारा प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव माताजी के सूक्ष्म उपस्थिति में हम लोग आज का कक्षा प्रारंभ करेंगे। उससे पहले गायत्री महामंत्र के भावार्थ को ध्यान में रखकर उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतरात्मा में धारण करें और वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ऐसी भावना रखते हुए गायत्री महामंत्र का उच्चारण सस्वर एक साथ हमारे साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को प्रणाम जी। परिचय से आरंभ करते हैं। थोड़ा सा परिचय आपका जो है हम ले देते हैं। बाकी हाँ भैया, रमेश भैया झारखंड से हैं। हम सभी में से बहुत सारे लोग ग्रुप में से इनसे परिचित हैं, क्योंकि भैया कई बार सासाराम में भी आए और उन्होंने क्लासेस भी ली। तो आज जो है हमें ऑनलाइन भैया से जुड़ने का मौका मिला है, सौभाग्य हमारा। आप एक योग शिक्षक हैं और योग में आप अभी पीएचडी कर रहे हैं। तो बहुत ही, और हमारे ग्रुप में मुझे लगता है कि सबसे अधिक जिनका परफेक्शन है आसन में वो आपका है। आपने बहुत ही मेहनत करी है इस पर, और ये योग मार्ग पर आपने जो आसन प्राणायाम वाला मार्ग है इसमें बहुत ही मेहनत करके आपने इसमें परफेक्शन है, इसमें आपने परफेक्शन गेन किया है। तो हम सभी लोग आपसे सीखेंगे किस प्रकार परफेक्ट वे में हम लोग करें आज, और आसन के वैज्ञानिक और अध्यात्म पक्ष पर भी हम लोग चर्चा करेंगे कि आसन जो है इसमें इसका मूल उद्देश्य केवल शरीर की विभिन्न विभिन्न आकृति बना लेना नहीं है। जो गुरुदेव ने इसमें जो कहा है कि आसनों का महत्व जो होता है शरीर के मर्म बिंदु जो होते हैं, मर्म बिंदुओं की मसाज करना या मर्म बिंदुओं का एक बार क्या धीरे 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 हमारे मर्म बिंदुओं पर अगर ये निष्क्रिय होने लगते हैं, अगर इनकी मसाज सक्रियता लाना मर्म बिंदु है, तो ये इनका जो है धीरे धीरे इन पर टॉक्सिक जमने लगता है। और ये ऐसी जगह पे रखे गए हैं कि हम जो भी अपनी सामान्य गतिविधियां करते हैं उससे इनका टॉक्सिक ठीक नहीं होता है, उससे इनका टॉक्सिक दूर नहीं होता, क्योंकि ये इतनी गुप्त जगह पे रखे गए हैं। तो इसके लिए विभिन्न आकृति बना के हमें इसको जो है मसाज करके इसका रिमूवल करना पड़ता है टॉक्सिक का। तो गुरुदेव ने इसको विश्व बालुका बोला है। विश्व बालुका अगर जमा हो जाए एक बार तो बहुत सारे रोग हमें इसमें घेर लेते हैं, जिससे धीरे धीरे जो रोग पकड़ते हैं, और वो रोग इतने प्रबल होते हैं, वो रोग इस तरीके के होते हैं कि ना तो इंजेक्शन ना दवाइयों से ठीक होते हैं। उससे हमें क्षणिक आराम मिल तो जाता है, लेकिन पुनः जो है वो अपनी हमें दोबारा घेर देते हैं। तो इसलिए इसका उद्देश्य होता है कि पंचकोश की साधना में जब तक शरीर है तब तक हमें आसन को बना के रखना पड़ता है। भले ही शुरू के 1 घंटे से, लेकिन धीरे धीरे इसका समय 5 मिनट ही रह जाता है। जब पोज में जो परफेक्शन आ जाए तो 5 मिनट में ही वो लाभ मिल जाता है जो 1 घंटे में मिलता है। तो पूरा हमें जो है जीवन भर ये आसन वाले क्रम को बना के रखना है। आसन, उपवास, तत्व सिद्धि, तपश्चर्या। क्योंकि शरीर है, अन्नमय कोश है पूरा, ये अन्नमय कोश तब तक रहेगा जब तक शरीर है, और इसको स्वच्छ और साफ भी बनाए रखना है। तो आइए आज भैया से सीखते हैं हम लोग कि किस प्रकार से हम लोग परफेक्ट वे में हम लोग आसन करें, और इनका वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व क्या होता है, और भी किसी रोग से संबंधित जी। अगर हमें स्पेशल अगर हम चाहें तो भैया से हम अपना चर्चा कर लेंगे, भैया इसका समाधान करेंगे। जी भैया, तो आपसे निवेदन है आप प्रारंभ कीजिए। आप झारखंड से हैं भैया, योग शिक्षक हैं। जी प्रणाम सभी को। आवाज पहुंच रही सभी तक? भैया ठीक है। आज के दौर में जैसा कि हम लोग अभी लॉकडाउन में हैं, सभी पूरा देश विदेश सभी विश्व लॉकडाउन के अंतर्गत अपनी संयम क्षमता बना करके
इस महामारी जो कोरोना महामारी है उससे लड़ रहे हैं सभी विश्व के सभी लोग। तो ऐसी वैश्विक महामारी कोरोना से सभी प्राणी मात्र को निजात मिले, ऐसी प्रार्थना करते हुए परम पूज्य बाबूजी के दिशा निर्देशन में हम लोग आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। आसन का मेन उद्देश्य है कि शरीर में दृढ़ता लाना। जब तक आदमी का शरीर ठीक नहीं है तब तक वो कुछ कर नहीं सकता। कहा भी गया है कि स्वास्थ्य ही पहला धन है। तो ये जो बीमारी भी अभी आई है नई नई, उसका भी कोई दवाई है नहीं, कोई वैक्सीन आया नहीं है। तो डॉक्टरों का कहना है कि अभी जितना लोग अपने इम्यूनिटी को जितना स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे वही इस बीमारी से लड़ भी पाएंगे। तो हमें जो योग के जितने भी क्रियाकलाप हैं, आसन हो, प्राणायाम हो, ध्यान हो, ये सब ऐसी विधाएं हैं प्राचीन भारत की जो हमें शरीर की इम्यूनिटी बनाती है, उसको स्ट्रॉन्ग करती है शरीर की इम्यूनिटी को, और हम किसी भी प्रकार के कोई भी बीमारी आ जाए उससे हमारा शरीर लड़ सकता है अच्छे तरीके से। इसलिए आज हम लोग ज़्यादा फोकस आसन और प्राणायाम पे करेंगे। पतंजलि ने जैसा कि बताया है कि आसन स्थिर पूर्वक और सुख पूर्वक लंबे समय तक बैठने को आसन कहते हैं। तो हमें अपना ध्यान स्थिरता पे लाना है। हमारा आसन छोटा ही हो या ज़्यादा आकर्षक ना भी हो, लेकिन उससे हम कितने अच्छे तरीके से कर रहे हैं और कितना दृढ़ता पूर्वक कर रहे हैं वो मायने करता है। इसमें कोई भी आसन छोटा या बड़ा नहीं होता है, सभी का अपना अपना महत्व है और सभी का अपना अपना प्रभाव भी है। तो जो आसन जिस उद्देश्य के लिए बना है उस उद्देश्य की प्राप्ति हो रही है कि नहीं हो रही है, वही उसकी परफेक्शन है। जो हमें जिस उद्देश्य से आसन बनाया गया है, जिस भी आसन का ले लीजिए, चाहे पद्मासन हो या वज्रासन हो, उष्ट्रासन हो, तो उनका अपना अपना प्रभाव है। इसलिए सब, और इसमें ये भी देखा जाता है कि शरीर की क्या स्थिति है, मन की क्या स्थिति है। शरीर और मन दोनों का जब एक साथ समन्वय हो पाता है तभी हम आसन को कर पाते हैं। अगर शरीर ठीक है, मन ठीक नहीं है, तो हम लोग आसन को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और अगर मन ठीक है, शरीर ठीक नहीं है, तब भी हम आसन को ठीक से नहीं कर पाते हैं। इसलिए दोनों चीजों का समन्वय आवश्यक है। दूसरी स्थिति में पतंजलि बताते हैं कि प्रयत्न शैथिल्यान अनंत समापत्तिभ्याम। जब प्रयत्न की शिथिलता समाप्त हो जाए और हमारा मन अनंत यानी परमात्मा में सहजता पूर्वक लगने लगे, हमें परमात्मा में मन लगाते समय आसन पे ध्यान न जाए, ऐसी स्थिति जब आ जाती है तब वो आसन परफेक्शन उसको कहा जा सकता है। लंबे समय तक हम उसमें बैठे हैं या कोई भी आसन लगाए हैं तो लंबे समय तक हमें कोई तकलीफ नहीं हो रही, न दर्द हो रहा है कहीं पे, न मन भटक रहा है, न शरीर में कहीं कोई कंपन है। इस उद्देश्य को अगर हम प्राप्त कर लेते हैं तो उसमें आसन की जो परिपक्वता है या जो उसका परफेक्शन है वो आ जाती है। अगला उद्देश्य है आसनों का कि इससे द्वंद्वों को सहन करने की क्षमता शरीर में बढ़ जाती है। ततो द्वंद्वानिभिघात, यानी कि जो भी शरीर पे आघात होते हैं, सर्दी गर्मी, धूप छांव, सुख दुख, तो
उस आघात को सहने की क्षमता शरीर में आ जाती है। इसी को हम लोग अभी आधुनिक भाषा में इम्यूनिटी कहते हैं, प्रतिरक्षा कहते हैं। तो इस तीनों उद्देश्य अगर प्राप्त हो रहा है आदमी को, तो आसन की सही दिशा में अग्रसर हो रहा है। और जहां तक एडवांस आसनों की बात है, एडवांस आसन का मतलब है कि सामान्य से थोड़ा अलग, यानी कि सामान्य जो बिगिनर्स होते हैं, शुरुआत जो आसन करना प्रारंभ करते हैं, जब उनकी कार्य कुशलता या अभ्यास क्रम लंबे दिनों का हो जाता है, तो वो खुद ब खुद अपने आप उस आसन में सिद्ध हो जाते हैं और उस आसन को अच्छे तरीके से भी करते हैं और परफेक्टनेस के साथ करते हैं। योगा कर्मसु कौशलम। तो आसनों में भी कुशलता आ जाती है। वही इसी चीज को एडवांस स्थिति बोलते हैं कि जब कोई भी आसन जैसा बनाया गया है, अगर वो कोई वैसा ही कर पा रहा है, तब वो आसनों की कुशलता है, परफेक्शन है उसमें। एडवांस का मतलब यही लगाया जा सकता है अर्थ, कि उसमें कुशल हो गया, वो सिद्ध हो गया, सिद्धस्थ हो गया। यही उसकी परिभाषा हम समझ सकते हैं एडवांस आसन। जहाँ तक कि बाबूजी ने हमें बताया था कि एडवांस आसनों को भी इसमें अभ्यास क्रम में लाना है, तो उसमें 3 चीजें आती है एडवांस में। सबसे पहली चीज की शरीर की स्थिरता होनी चाहिए। आप आसन कर रहे हैं और वही जो पतंजलि ने अपने परिभाषाओं में बोला है, वही चीजें हैं कि शरीर की स्थिरता सबसे पहली चीज है। अगर आपका शरीर कंपन हो रहा है, स्थिरता नहीं है, तो उस आसन में भी सिद्धस्थ आप नहीं हुए हैं या कोई भी नहीं हुआ है। दूसरी बात कि आसनों से दृढ़ता आती है, मांसपेशियां दृढ़ बनती है, किसी भी चीज को वो सहन कर सकती है। उसके जो बाहर के तत्व हैं, बाहर का जो अटैक है, रोग का, वायरस का, किसी भी चीजों का, तो उसको सहन करने में वो दृढ़ हो जाता है। और तीसरी बात आती है कि इसमें परफेक्टनेस आ जाती है, परफेक्शन आ जाती है। हम जैसा आसन बनाया गया है वैसा ही कर पाए, उसकी पोजीशन जो उचित है, जो सही पोजीशन है, उस तक हम पहुंच जाते हैं। तो ये 3 बातों का ध्यान एडवांस आसन में हम लोग रखते हैं: स्थिरता, दृढ़ता और सही स्थिति आसन की। और जो एडवांस आसन परफॉर्म करते हैं या प्रस्तुत करते हैं, उसमें यही बात होती है कि सामान्य आसन को भी वह उच्च गुणवत्ता के साथ प्रस्तुतिकरण करते हैं। आसन सामान्य ही होगा, लेकिन वो पूरी परफेक्टनेस के साथ उसको वो करते हैं, तन्मयता के साथ। स्थिरता और दृढ़ता का जहां तक उद्देश्य है, मांसपेशियों एवं सांस में कोई असामान्यता नहीं आनी चाहिए। स्थिरता और दृढ़ता का मतलब कि हमारे शरीर में मांसपेशियां हैं, तो उसमें जब आसन हम कर रहे हैं, तो उसमें किसी तरह का शिवरिंग, कंपन नहीं आनी चाहिए। और सांस में भी किसी तरह का असामान्यता नहीं होनी चाहिए। हम सहज सांस के साथ किसी भी आसन को कर पाते हैं, तो वही उसकी एडवांस स्थिति हो जाती है। अब चलते हैं हम लोग सीधे आज की अभ्यास क्रम में। सभी लोग अपने अपने जगह पे तैयार हो जाएंगे, मैट जिनका हो मैट पे बैठ जाएं। कोई भी आसन में बैठ सकते हैं, सीधे, कमर सीधी, कमर गर्दन सीधी। और हम लोग आज बहुत छोटे छोटे अभ्यास के साथ प्रारंभ करते हैं। सभी लोग एक साथ दोनों बाजू को ऊपर उठाते हुए हाथ को लॉक करेंगे ऊपर की ओर, छत की तरफ। हाथ को इंटरलॉक करके खींचिए ऊपर की ओर, सांस भरते हुए।
सांस छोड़ते हुए हाथ की हथेलियां सिर पे आएगी। इसी क्रम को भी फिर से करेंगे। सांस भरते हुए एक साथ आपके दोनों हाथ कान से सटे हुए हों और आपकी बगल की मांसपेशियां ऊपर की ओर खींची हुई। अपने शरीर और रीढ़ की हड्डी उसको ऊपर की ओर खींचिए, जितना खींच सकते हैं। अनुभव करना है कि हमारी रीढ़ की हड्डी जो पोला भाग है, जो उसमें जो खाली खोखला भाग है, वो खींच रहा है। हमारी रीढ़ की हड्डियों में इंटरवर्टिबल डिस्क होते हैं। उन डिस्क में जैसे गाड़ी के शॉकर्स और ऊपर नीचे होते हैं किसी किसी भी जर्क आने पे, उसी तरह से हमारे रीढ़ की हड्डी खींच रही है और दब रही है। ऐसा अनुभव कीजिए। एक बार फिर से, अंतिम बार। खींच के रखेंगे थोड़ी देर तक। सामान्य सांस लीजिए, छोड़िए। अगले क्रम में पुनः एक बार खींचिए। अब दाहिने और बाएं अपने शरीर को मोड़ना है। सांस भरते हुए ऊपर खींचिए। सांस छोड़ने के साथ अपने शरीर ऊपर भाग को, कमर से ऊपर की भाग को बाएं की तरफ झुकाइए। दोनों कूल्हे जमीन पे लगे हुए रहेंगे। सांस भरते हुए फिर से एक बार सीधा होंगे। सांस छोड़ते हुए दाहिने तरफ अपनी मांसपेशियों में खिंचाव और संकुचन दोनों इसमें हो रहे हैं। एक तरफ खिंचाव हो रहा है, दूसरी तरफ संकुचन हो रहा है। इससे मांसपेशियों की जो कार्य क्षमता है उसमें बदलाव आता है। उसमें स्वास्थ्य की ओर हम लोग अग्रसर बनते हैं इस क्रम में। दूसरी तरफ दोनों कूल्हे को जमीन पे रखते हुए एक साथ जितना आप झुक सकते हैं उतना झुकना है। किसी तरह का कोई जोर जबरदस्ती नहीं होना है शरीर के साथ। अब हाथ खोल लेंगे। एक हाथ बाएं हाथ को जमीन पे रखेंगे, साइड में, अपने साइड में जमीन पे रखिए बाएं हाथ को सभी लोग। और सांस भरते हुए सीधा और छोड़ते हुए इस हाथ को जमीन पे सरकाते रहेंगे आगे की ओर और झुकते रहेंगे इस तरह से। सांस भरते हुए सीधा,
अब दूसरी हाथ को नीचे करेंगे और जो पहले नीचे था उसको ऊपर कर लेंगे। अब दाहिने तरफ सांस छोड़ते हुए झुकना है। सामने की ओर देखिए। सांस भरते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए फिर से दूसरी तरफ, दूसरे दाहिने हाथ को ऊपर ले जाएंगे और बाएं हाथ को जमीन पे सरकाते रहेंगे। ये इस तरह से हम अपने मांस रीढ़ की हड्डी और उसके जो संयुक्त मांसपेशियां हैं उसको हम एक्टिव बना सकते हैं। अब तीसरा क्रम है ट्विस्टिंग का, रीढ़ की हड्डी का ट्विस्टिंग। उसके लिए अपने दाहिने हाथ को बाएं घुटने पे रखेंगे, इस तरह से पकड़ लीजिए बाएं घुटने को। अब जो बायां हाथ है उसको पीछे लपेट लेंगे अपनी कमर पे और सांस भरिए और छोड़ते हुए पीछे की ओर देखना है आपको, अपने धड़ को घुमाते हुए। सांस भरते हुए फिर से बीच में आएंगे। अब हाथ को क्रॉस कर लेंगे दूसरी तरफ, बाएं हाथ से दाहिने घुटने को पकड़िए और दाहिना हाथ पीछे की ओर लपेट लीजिए। सांस छोड़ते हुए पीछे की ओर धड़ को घुमाते हुए पीछे देखिए। पुनः सांस भरते हुए बीच में आएंगे और दूसरी तरफ इसी क्रम को दोहराना है। पुनः सांस भरते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। अब 2 से 3 सांसों का विश्राम करेंगे सभी लोग। लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। जब हम विश्राम करते हैं उस समय सांस हमारा नाभि तक पहुंचना चाहिए। सांस को नाभि तक भरते हुए पेट फुलाइए और छोड़ते हुए पेट को पीछे की ओर ले जाना है। अब कुछ स्पाइन मूवमेंट करेंगे हम लोग। बैठे बैठे सांस भरते हुए पहले गर्दन को ऊपर की ओर ले जाइए और अपने रीढ़ की हड्डी को पीछे की ओर मोड़ना है, जैसा कि आप मेरे साथ कर सकते हैं। सांस छोड़ते हुए पुनः आगे की ओर और अपनी रीढ़ की हड्डी को मोड़िए जितना पीछे ले जा सकते हैं। आपका जो ठुड्डी है वो आपके स्टर्नम बोन से टच हो जाएगा। पुनः एक बार सांस भरिए
आकाश की ओर देखिए। छोड़िए, नाभि को देखिए। रिलीज एंड रिलैक्स। उसके बाद अब अपने पैरों को सामने की ओर फैला लीजिए। सॉरी, सामने की ओर पैर फैला के थोड़ा सा दोनों घुटने को मोड़ लीजिए इस तरह से। सीधा बैठ जाइए। अब दोनों हाथ को अपने एंकल पे पकड़िए, दोनों हाथ हाथ से अंगूठा ऊपर की ओर रख के उंगलियां नीचे एड़ी की तरफ इस तरह से पकड़ेंगे। घुटना इतना फैलाना है कि हमारा जो छाती है और उसमें घुस जाए। स्पाइन सीधा कीजिए, सांस भरिए। अब छोड़ते हुए इसी स्थिति में अपनी स्पाइन को आगे खींचिए। आपका जो टेल बोन है, रीढ़ की हड्डी की जो अंतिम भाग है, वहां से खिंचाव कीजिए बाहर की ओर और दोनों कोहनियों को फैलाते रहिए बगल में। पुनः सांस भरिए, सीधा कीजिए स्पाइन। सांस छोड़ते हुए सामने फिर से झुकिए। और इसका जो प्रभाव है आपका हिप बोन पे, कूल्हे की जो मांसपेशियां हैं अंदर की ओर, उसमें खिंचाव अनुभव होगा। उस अनुभव को महसूस कीजिए। रिलीज एंड रिलैक्स। एक बार फिर से पैर सीधा कीजिए, पैर हिलाइए। अब सभी लोग पैर मोड़ करके दोनों दोनों पैर मोड़ लीजिए, वज्रासन की स्थिति में आएंगे। और मार्जरी का पोजीशन बनाइए। दोनों हाथ सामने, दोनों घुटने बगल में नीचे की ओर और मार्जरी की स्थिति में, बिल्ली का आसन। अब यहाँ पे हम लोग फिर से स्पाइन मूवमेंट कर लेंगे 2 बार। सांस भरिए और ऊपर की ओर देखिए, स्पाइन को मोड़ते हुए। सांस छोड़ते हुए फिर से नीचे और स्पाइन ऊपर मुड़ा हुआ। पुनः सांस भरते हुए ऊपर देखना है, स्पाइन को नीचे की ओर मोड़ना है धनुष की तरह। फिर से ऊपर, सांस छोड़िए। अब बाएं पैर के साथ करेंगे इस क्रम को।
एक बार सांस भरते हुए बायां जो पैर है उसको पीछे की ओर उठा दीजिए, सीधा करिए और ऊपर ले जाइए। छोड़ते हुए अपने बायां घुटना ठुड्डी से लगाएंगे। फिर से एक बार बायां पैर को ऊपर ले जाइए, ऊपर देखिए। पुनः वापस। अब बाएं पैर को नीचे की ओर रख दीजिए जमीन पे। अब इसी क्रिया को दाहिने पैर से प्रारंभ करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर, फिर से सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए सामने, रिलीज एंड रिलैक्स। आराम कीजिए विश्राम शशांकासन में। अब यहीं से सब लोग भुजंग आसन के लिए रेडी हो जाएंगे। अपनी पैर और हाथ की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा और अपने शरीर को, अपनी जो छाती है उसको जमीन से सटाते हुए ऊपर ले आएंगे। भुजंगासन। ऊपर आकाश की ओर देखिए। सांस छोड़ते हुए फिर से शशांक आसन। भरते हुए फिर से भुजंग। शशांक। सांस छोड़ते हुए भुजंग एक बार फिर से। पीछे दोनों घुटने जोड़ लीजिए, भुजंग की स्थिति में बने रहेंगे और दोनों पैर को मोड़ेंगे घुटने से। पीछे की ओर मोड़िए, सिर की ओर लाइए दोनों पैर जितना आ सके। वापस जमीन पे लेट जाएंगे मकर आसन में। दोनों एड़ियां एक तरफ, पंजे बाहर की ओर। हाथ हथेलियों को फिर से जमीन पे रखेंगे। शशांक आसन पुनः। मार्जरी आसन। दोनों पंजे पे, पंजों
को जमीन पे रखिए, पीछे पंजे खड़े, और यहीं से पर्वत आसन की ओर चलेंगे। सांस छोड़ते हुए अपने जो कुल्हा का भाग है ऊपर उठाइए, पर्वत आसन। सांस छोड़िए, नाभि की ओर देखिए आराम से। मार्जरी, पुनः पर्वत, अब अपने दाहिने पैर को दोनों हाथों के बीच में लाएंगे आगे, और यहाँ पे बैलेंस बनाते हुए पैर पे, दोनों पैरों पे ही बैलेंस बनाना है, और अपने हाथ को ऊपर की ओर सीधे जोड़ करके खींचिए। अपनी जांघ की मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए ये आसन बहुत ही कारगर है। हाथ सांस छोड़ते हुए हाथ जमीन पे, दाहिना पैर पीछे, दंडासन में। पुनः पर्वत, अब बायां पैर सामने, दोनों हाथ के बीच में, वही क्रिया दोनों पैर पे बैलेंस बनाते हुए, संतुलन बना के हाथ को ऊपर जोड़ते हुए खींचिए। दोनों हथेलियां जोड़ दीजिए इस तरह से, सामने देखिए। जितना देर आप रुक सकते हैं वहां पे रुकिए, स्थिरता बनाइए। फिर से सांस छोड़ते हुए जमीन पे हाथ, दंडासन, पर्वतासन। पुनः दाहिना पैर सामने, दोनों हाथ के बीच में। अब जो पीछे का पैर है उसका एड़ी जमीन पे रख दीजिए, थोड़ा सा तिरछा करके पैर जमीन पे रखिए। हाथ साइड से ऊपर, हाथ ऊपर जोड़ दीजिए ऊपर की ओर, इस तरह से। यहाँ पे रुकिए थोड़ा, 2 सांस लीजिए, छोड़िए। पुनः वापस सांस छोड़ते हुए पर्वतासन। पर्वतासन में विश्राम कीजिए 2 सांसों का। अब बायां पैर सामने, पीछे के दाहिना पैर का जो एड़ी है जमीन पे, दोनों हाथ ऊपर। रिलैक्स, पर्वतासन। पुनः दाहिना पैर सामने, दोनों हाथ के बीच में। पीछे वाले जो बायां पैर है उसका एड़ी जमीन पे, और जो दाहिना हाथ है पैर से सटा के रखिए।
इस तरह से पैर के पास रखेंगे। अब जो बायां हाथ है उसको ऊपर ले जाइए साइड में। कान से सटा करके ऊपर रखिए सीधा और सामने देखिए, सामने की ओर। आपका एड़ी से लेकर के सिर, हाथ एक सीध में होने चाहिए। पुनः वापस आएंगे सांस छोड़ते हुए पर्वतासन। अब बाएं पैर के साथ बाएं पैर सामने, दाहिने पैर का एड़ी जमीन पे। अब दाहिना हाथ ऊपर करेंगे, कान से सटा करके सामने देखिए, खींचिए शरीर को हाथ की ओर। आपका पूरा शरीर एक सीध में, पैर और हाथों पे संतुलन बनाइए। रिलैक्स, पर्वतासन। दंडासन, पूरा शरीर डंडे के समान, हाथ और पैरों पे वजन, पंजों पे। अब एक आसन करेंगे, चतुरंग दंडासन। इसमें आपका शरीर का भाग हाथ और पैरों पे रहेगा। एल्बो मोड़ दीजिए और शरीर का जो भाग है अपना धड़, उसको नीचे लाइए। छाती थोड़ा सा जमीन से ऊपर रहेगा। सामने देखना है। घुटने, ठुड्डी सब ऊपर रहेंगे जमीन से, केवल हाथ और पैर। रिलैक्स, पूरा शरीर को जमीन पे छोड़ दीजिए। फिर से मकर आसन। अब हम लोग अगला अभ्यास अर्ध धनुर आसन करेंगे। उसके लिए तैयार हो जाइए। अपनी सांस की गति को सामान्य कीजिए। अब दोनों पैर पीछे से मोड़ दीजिए, एक एक करके पैर के पंजों को पकड़िए। अब सांस भरते हुए घुटने को और अपने सिर को दोनों को एक साथ उठाइए सांस भरते हुए। वापस
रिलैक्स। पैर जमीन पे, मकर आसन। अब करवट बाई लेते हुए उठ के बैठ जाएंगे। अब 5 मिनट हम लोग प्राणाकर्षण प्राणायाम करिए। शांत चित्त बैठिए, जिसका जो भी आसन में मन हो, सुखासन, पद्मासन, वज्रासन। आंखें बंद कर लीजिए, कमर गर्दन सीधी। सांस को नाभि तक अनुभव कीजिए, सांस भरते हुए नाभि ऊपर, सांस छोड़ते हुए अंदर। प्राणाकर्षण में भाव बना के, भाव ये है कि हम ब्रह्मांड से, जो अभी विश्व ब्रह्मांड में दिव्य प्राण ऊर्जा बिखरा पड़ा है, उसको हम एक चुंबक की भांति, जैसे लोहे को चुंबक आकर्षित करता है, उसी तरह से हम प्राण को आकर्षित कर रहे हैं शरीर के सभी भाग से। फिजिकली तो हम लोग भौतिक रूप से सांस के माध्यम से दोनों नथनों से आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन अनुभव कीजिए कि शरीर की रोम रोम से हम उस प्राण को आकर्षित कर रहे हैं। थोड़ा देर सांस अंदर की ओर रोकिए, उस क्षण भावना कीजिए कि वह प्राण शरीर की रोम रोम में घुल रहा है और जितने भी विजातीय तत्व हैं शरीर के अंदर, उसको जला करके भस्म कर रहा है। और सांस छोड़ते हुए उसको बाहर निकाल दीजिए। फिर से सांस भरिए अंदर, दिव्य प्राण को अपने अंदर धारण कीजिए, उसको रोम रोम में घुलाइए, शरीर के हर एक अंग, हर एक सेल्स में। और वह दिव्य प्राण आपके शरीर के अंदर की जितनी भी विजातीय तत्व हैं उसको जला करके भस्म करता हुआ, और सांस छोड़ते हुए भाव कीजिए कि वह हमारे से कोसों दूर निकल गए हैं, अब कभी वापस नहीं आएंगे। इस भाव के साथ प्राणाकर्षण करते रहिए। आज के अभ्यास को हम यहीं पे विराम देंगे और अब संचालन हम अमन भैया को सौंपते हैं। आगे का जो भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कोई भी किसी तरह का। अभी समय कम था, इसलिए हम अपने अभ्यास को एक एक दो दो बार ही करा सकें, और अभी ज्यादा अभ्यास भी नहीं हो पाया। अब हम अमन भैया को आमंत्रित करते हैं, आगे का संचालन कीजिए। प्रणाम। जी भैया प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल परफेक्ट पोस्चर में आपने हमें बताया और कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, और एडवांस पोस्चर का मतलब क्या होता है, परफेक्ट पोस्चर का मतलब क्या होता है, ये आपने बताया। तो अभी नितिन भैया का हैंड रेज है, मैं इनको अनम्यूट करता हूँ।
जी भैया, अपना प्रश्न पूछिए। प्रणाम भैया। जी भैया प्रणाम प्रणाम। सर जी। भैया मेरा प्रश्न ये है कि जैसे भैया आपने बहुत से आसन और प्राणायाम में जो है हम प्राण वायु को पेट के अंदर तक खींचने की बात नहीं की है। तो हाँ प्राण वायु में जो ऑक्सीजन जो होती है उसको सिर्फ हमारे फेफड़े एब्जॉर्ब करते हैं, उससे हाँ, पेट का क्या लाभ मिलता है उसे? ये पेट खींचने का ये लाभ मिलता है कि जो हमारा फेफड़ा है ना वो और अधिक फैल जाता है, और जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं फेफड़े के जो अंतिम भाग है वहां तक उसकी पहुंच हो जाए। डायफ्राम हम ऐसे सामान्य रूप से सांस तो लेते हैं छोड़ते हैं, लेकिन जब पेट फुलाते हैं ना तो जो स्पेस है ना लंग्स का वो बढ़ जाता है, तो हमारा प्राण जो ले रहे हैं वो अधिक फेफड़ों में फैलता है, नीचे तक अंतिम भाग तक फैलता है। इसलिए इसका कॉन्सेप्ट ये है कि हम प्राण को अधिक से अधिक फेफड़ों में भर सकें, यही कॉन्सेप्ट है इसमें। धन्यवाद। जी, और किसी का कोई प्रश्न हो तो अपना हैंड रेज कर देंगे या चैट में पोस्ट कर देंगे। भैया इसमें मेरा एक प्रश्न था। हाँ इसमें नरेंद्र जी का ले लीजिए फिर इसके बाद। भैया आसन से अपने अनुभव को स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बताइए। आसन, जहाँ तक मेरा अनुभव है आसन का, तो इसमें हमने अभी तक अनुभव किया कि जो भी आसन हम अभी करते हैं उससे शरीर में किसी तरह की शिथिलता नहीं आती है, मनोबल बना रहता है, और अभी तक जहाँ तक अनुभव है कि हम किसी तरह के रोग से भी ग्रसित नहीं होते हैं, और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और कार्य क्षमता बढ़ती है इससे, आसनों से। शारीरिक क्षमता हो या मानसिक क्षमता हो या आत्मिक क्षमता हो, तीनों तरह का क्षमता आसनों से बढ़ाया जा सकता है। और जितने भी रोग हैं या किसी तरह का सीजनल अटैक है वो भी ये क्योर कर देता है, आसनों का जो अभ्यास है। जी भैया धन्यवाद। और कोई? जी मेरा प्रश्न भैया ये था हम्म। कि जब कभी ध्यान में या जप में बैठते हैं तो 40-45 मिनट बाद हमें पोज बदलना पड़ता है, और कभी कभी जो हाँ, है पोज बदलना। को जल्दी बदलना पड़ता है। तो ये स्थिरता हाँ। कैसी लाई है कि कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसी स्थिति बन जाती है कि लंबे समय तक जो कोई पोस्चर चेंज नहीं करना पड़ता, तो वेरिएशन क्यों आता है और इस स्थिति को जो है कैसे बढ़ाया जाए एक ही आसन की स्थिति। वेरिएशन इसलिए आता है वेरिएशन कि हमारी जो शरीर की क्षमता है वो सीमित है। शरीर का एक धर्म है, शरीर जब कहीं पे उसको कष्ट होता है तो अपनी स्थिति को बदलता है, तो वो स्वाभाविक है, शरीर का वो धर्म है। तो हम शरीर की स्थिति बदल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो हमारा जो मेन उद्देश्य है ध्यान का, जहाँ पे हम ध्यान लगा रहे हैं वो भटकना नहीं चाहिए। शरीर की स्थिति बदला जा सकता है, इसको और क्लियर कर देंगे जो बाबूजी हैं, वो और अच्छे से क्लियर करेंगे इस बात को। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब इसमें एक गुदगुदी सी शरीर में पैदा होने लगती है, रोमांच सा पैदा होने लगता है, तब जो है फिर पोज बदलना पड़ता है। पेन भी नहीं होता, एक गुदगुदी सी पैदा होती है, रोमांच सा पैदा होता है शरीर में, और फिर पोज बदलना पड़ता है। लेकिन अच्छा। कभी ये स्थिति रहती है कि जब हाँ। उस स्थिति में रहते हैं, ये जब अनुष्ठान की उपवास की स्थिति में अधिक लंबा उपवास हम्म। किया जाए, तब ये लंबे समय तक इसको हम्म। बैठ सकते हैं। तो क्या कहीं ये गुणों से संबंधित तो नहीं है कि रजोगुण तमोगुण बढ़ने से जो है शरीर की मूवमेंट अधिक हो जाती है?
और सत्वगुण बढ़ने से शरीर एक स्थिति में बना रहता है। हाँ, अभी तो मैं इतना तो अनुभव नहीं कर पाया हूँ कि इस गुणों के लेवल पे, लेकिन इसका प्रभाव जरूर ही होता होगा। जैसा गुणों के आधार पे ही हमारा मन में जो संकल्प जगते हैं, गुणों के आधार पे ही होते हैं। तो इसमें जरूर इसका प्रभाव तो होता ही है गुणों का। इस कारण भी शरीर की स्थिति में बदलाव आता है। जी भैया, धन्यवाद। हाँ, अनिल चौहान जी, जी जी, बेंगलोर से हैं जी, अपना प्रश्न पूछिए भाई साहब। प्रणाम। प्रणाम भाई साहब। हमारा क्वेश्चन ये था कि एक पर्टिकुलर एज पे आके, जैसे कि 50 और ऊपर के बाद ऐसा अनुभव किया जाता है कि हड्डियों में जो है बहुत ही रूखापन और मतलब रूढ़ हो जाती हैं और लचीलापन बहुत कम हो जाता है। तो इसके लिए कुछ विशेष आसन है, जैसे मतलब नॉट स्पाइन नहीं, बाकी हड्डियों में भी जो है उस तरीके का झुकाव नहीं हो पाता है, तो विशेष आसन इसके लिए कुछ हैं जो आपने इसमें बताए? उनको कौन से विशेष आसन किए जाएं जिससे कि जो है कुछ लचीलापन आए और स्वस्थता प्रदान हो? हाँ बाबूजी, इसके लिए ना जो छोटे छोटे आसनों का समूह है, जिसको नाम दिया गया है वात सूक्ष्म व्यायाम, जिसमें कि आपके शरीर के जब प्रत्येक जोड़ों का उसमें एक्सरसाइज होता है। उसका एक किताब आप देख सकते हैं, बिहार स्कूल ऑफ योगा का। उसमें आसन, प्राणायाम, बंध, मुद्रा, उसमें 3 समूह में बांट के दिया है। पवन मुक्तासन भाग 1, भाग 2 और भाग 3। तो ये तीनों का अगर अभ्यास करते हैं तो वो बहुत ही सरल और सूक्ष्म अभ्यास हैं, वो कोई भी कर सकता है। तो अगर उस स्थिति में जब एज ज़्यादा है तो उस अभ्यास को आप अपनाइए, तो आपके शरीर में जो लचीलापन है वो अभ्यास के बाद आते जाएगा और वो बरकरार रहेगा। जी, वैसा आपसे अनुरोध है कि वो जो पैकेज है, एक तो मतलब कहाँ पे उपलब्ध है बिहार के उस पर, दूसरा कि प्रैक्टिकली एक्चुअली अगर हम चीजों को देखते हैं तो उसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है। आप कुछ इस तरीके से प्रयोग करके प्रैक्टिकली जो है एक पैकेज बना दीजिए और हम अपने समूह में उसको वीडियो को जो है डाल दीजिए, जो हम लाभ ले सकें। ऐसा आपसे अनुरोध है। मतलब उन पर्टिकुलर जो हमने बात की है ना, जो 50 एंड डेवलप के लिए हड्डियों में जो है लचीलापन लाने के लिए जो आप जो बता रहे हैं ना, इसका एक बना के ठीक प्रैक्टिकली है, हम हम आपसे उसको एक्चुअली आपने बहुत शानदार यहाँ पे जो है एक प्रयोग दिखाया है, सभी के लिए बहुत लाभकारी है। तो ऐसा ही एक पैकेज विशेष रूप से अपना प्रैक्टिकली डाल दीजिए जिससे कि हम उसको लाभ ले सकें, क्योंकि पढ़ने में और बिल्कुल। हाँ बाबूजी, मैं हाँ जी, धन्यवाद जी कोशिश करूंगा और उसको डाल दूंगा मैं वीडियो। जी, धन्यवाद भाई साहब। जी, आगे केवी दुबे जी का प्रश्न है। भैया प्रणाम। आपने अभी जो बताया कि आसनों के सिद्ध होने से शरीर में ठंडी गर्मी सुख दुख का प्रतिकूल परिणाम नहीं होता, इस बारे में कृपया प्रकाश डालें। इस बारे में ये प्रकाश, जब शरीर स्वस्थ रहता है तो हम कोई भी जो आक्रमण है, बाहरी आक्रमण, उसको हम झेल लेते हैं। इस आसनों का मेन उद्देश्य है कि शरीर को स्वस्थ रखना। मतलब कि शरीर किसी भी स्थिति में, कहीं कोई भी जब जाड़ा पड़े या गर्मी पड़े, तो हम अपनी इतनी इम्यूनिटी बना के रखें, रोग प्रतिरोधक क्षमता, कि उसका जो असर है वो ज्यादा देर तक न रहे हमारे शरीर पे। जैसे कि 1-2 दिन आप सर्दी खांसी जो होता है शरीर को 1-2 दिन, लेकिन वो लंबे समय तक न बना रहे, ये उसका उद्देश्य है। और आसन हमारे मानसिक लेवल को भी प्रभावित करता है, इसलिए हम सुख दुख का अनुभव भी उसी लेवल पे उसको मॉडिफाई कर लेते हैं। गीता में भी कहा गया है कि समत्वम योग उच्यते। हम किसी भी भाव में समता की दृष्टि रखते हैं। किन्हीं का कोई प्रश्न?
जी भैया, अनिल सिंधु भैया का हैंड रेज है। अनिल भैया, आप अपना प्रश्न पूछ लीजिए। भैया प्रणाम। हाँ प्रणाम। जी भैया प्रणाम। हाँ भैया, मैं एक्चुअली 2 साल से ट्राई कर रहा हूँ, मेरे से पश्चिमोत्तानासन नहीं हो पा रहा है। बाकी सभी आसन प्रॉपरली हो जा रहे हैं, बट पश्चिमोत्तान में नहीं हो पा रहा है। उसके लिए कोई टिप्स और या कोई ऐसी एक्सरसाइज जिससे आगे की तरफ झुका जाए प्रॉपरली? अभी जो हम मार्जरी आसन जो बताया था ना कि स्पाइन मूवमेंट, जी उसको आप थोड़ा बढ़ा दीजिए, कम से कम 5-7 मिनट 10 मिनट तक कीजिए मार्जरी आसन को। हाँ जी। हाँ, तो उससे स्पाइन में लचीलापन आएगा, जिससे आप आगे झुक पाएंगे। भैया मेरे एक्चुअली पीछे जो थाइज के पीछे वाली मसल्स में है ना, उनमें बहुत ज्यादा पेन होता है। हाँ वहां पे घुटने के बिल्कुल पास में नीचे की साइड जो कार्टिलेज होता है ना, उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेच फील होता है और वो बहुत ज्यादा पेनफुल हो जाता है। अभी कितने दिनों से आपने प्रारंभ किया है अपना ये आसन? मुझे ऑलमोस्ट 2 साल हो गए, मैं कंटिन्यूअसली कर रहा हूँ, बट वहां पे पेन होने की वजह से फिर ज्यादा आगे कर ही नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, तो उसके लिए अगर घुटनों पे पेन हो रहा है तो उसके लिए पवन मुक्त आसन में भी कुछ पार्ट बताए गए हैं घुटने के लिए भी। तो इसमें भैया आपको ये, हाँ नहीं हो रहा, घुटने के नीचे जहाँ पे अभी आपने हाथ लगाया ना, वहां पे हाँ अगर हाँ आप फील करोगे तो छोटी सॉफ्ट हड्डी टाइप होती है, कार्टिलेज बोलते हैं जिसको, उस हाँ कार्टिलेज में हाँ पेन होता है। हाँ, मैं समझ रहा हूँ, उसी के लिए मैं बता रहा हूँ। उसी की इलास्टिसिटी को बढ़ाने के लिए एक ये अभ्यास है। इस तरह से आप लॉक कर लीजिए दोनों, जी ठीक है, इस तरह से। और सांस भरते हुए दोनों एक पैर को जो लॉक किया है उसी को ऊपर करना है, सीधा कीजिए जितना खींच सकते हैं। जी फिर छोड़िए, जी। तो कीजिए ऊपर, फिर छोड़िए। इस ये क्रम दोनों पैरों से कीजिए। इसमें क्या है कि नीचे की जो मांसपेशियां है ना, वो उसमें इलास्टिसिटी बढ़ जाएगी, तो पेन कम हो जाएगा आपका। जी भैया, थैंक यू। धन्यवाद। जी भैया, आगे घनश्याम जी का हैंड रेज है। हाँ जी भैया, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी, न- आप अपना प्रश्न पूछ लीजिए। नमस्कार जी, मैं आपसे प्रणाम। पूछना चाह रहा हूँ, मेरा एज 39 एज है। मुझे थोड़ा सा भी हैवी वजन, हल्का सा कुछ उठा लिया कर लिया तो कभी बैक पेन हो जाएगा, कभी वो साइटिका वाली जो वेन्स होती है कभी उसमें हो जाएगा, कभी पेन। और घुटने तो समझ लो कि कभी मैं हैवी समझो स्टेयर वगैरह को चढ़ा तो घुटने में भी प्रॉब्लम हो जाती है कभी। तो मुझे हाँ कुछ बताइए इस तरह का कोई आसन जिससे मेरे घुटने के प्रॉब्लम्स भी सही हो जाए और साइटिका और बैक पेन भी है उसका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए सब। वेट आपका कितना है अभी? वेट मेरा है 64। वेट भी ज्यादा नहीं है। हाँ, वेट भी ज्यादा नहीं है, इतना तो होना ही चाहिए। हम्म, तो उसमें जो मैंने अभी बताया ना कि पवन मुक्त आसन, उसी में हाँ हाँ ये जो जितने भी जॉइंट्स प्रॉब्लम है ना, वो उन्हीं के लिए वो हम्म, पवन मुक्त आसन के जो भाग बनाए गए हैं 1 2 3, उसी में ये आपका भी प्रॉब्लम आएगा। उसी से आपको भी अच्छा अच्छा। उसमें सहायता मिलेगी। उसको मैं एक हम्म। वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, यहाँ पे लिंक डाल दूंगा। पर या मुझे वीडियो, बताइए इतना समझो कम उम्र में इतना घुटने का प्रॉब्लम और ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये कभी कभी ऐसा भी होता है कि खान पान और हड्डी जो शरीर की प्रकृति है ना, उस पे हम्म। आधारित होता है। तो उससे अच्छा आपको अच्छा। शरीर की प्रकृति जैसी है उस हिसाब से आप उसमें अगर थोड़ा सा आप मालिश का भी सहारा ले सकते हैं, मसाज का। डेली सरसों का तेल मालिश करते रहेंगे अपनी मांसपेशियों में, तो ये आपकी प्रॉब्लम है ना वो खत्म हो जाएगी। जी भैया, आगे है। हाँ इसमें मैं चैट में कुछ प्रश्न आए, मैं इनको पढ़ देता हूँ। विपिन कुमार जी का प्रश्न है, धनुरासन में क्या सांस भर के चेस्ट हेड को ऊपर की ओर उठाया जाता है या सांस निकाल के उठाया जाता है?
सांस भरते हुए ऊपर की ओर उठेंगे, लेकिन जब पोजीशन को हम एक्वायर कर लेंगे ना, जब प्राप्त कर लेंगे ऊपर की ओर, तब सांस छोड़ सकते हैं और ले सकते हैं, लेकिन उठते समय सांस लेके ही उठना है दोनों तरफ से। जी धन्यवाद भैया। इसके बाद रूना बर्नवाल जी का प्रश्न है, यूरिन को कम करने का कोई आसन, पैरों के दर्द को दूर करने का कोई आसन। पैर के दर्द, पैर का दर्द और यूरिन को कम करने के लिए, ये दो चीज इन्होंने पूछा है। यूरिन, पानी ज्यादा पीते हैं क्या? पानी तो इन्होंने चैट में प्रश्न पूछा है, तो अच्छा। आप दीदी बता सकते हैं पानी आप ज्यादा पीते हैं या कैसा रहता है? यूरिन एक तो होता है कि सुबह सुबह 2-3 बार आती है, वो तो सामान्य है सभी का, जब पानी उसापान करते हैं तो उस समय यूरिन आता ही है, तो उससे कोई घबराना नहीं है। लेकिन अगर दिन भर ऐसा हो तो उसमें मेडिकल हेल्प लिया जा सकता है। और इन्होंने पूछा पैरों के दर्द को दूर करने के लिए कोई आसन। पैर का दर्द दूर करने के लिए पवन मुक्त आसन में ही बताया गया है, तो उसको हम एक बार बनाएंगे तब उसमें आपका समाधान होगा उनका भी। नरेंद्र चौहान जी का प्रश्न है, भैया साइटिका के लिए कोई प्रभावशाली आसन बताएं, मेरी माताजी की उम्र 68 है। साइटिका के लिए अगर दोनों पैरों का खिंचाव हम करें दोनों तरफ से, तो उसमें लाभकारी होता है। जैसे कि इस तरह से दोनों पैर खोल लिए और जितना जमीन पे हाथ रखते हुए और पैरों को जितना खींच सकते हैं ना उतना खींचना है, आपकी क्षमता के अनुसार। इसमें ये लाभ देगा आपको साइटिका में। फिर से वापस आ जाएंगे बीच में और फिर से ये 5 से 10 बार ये क्रम दोहराएंगे, तो इसमें जो साइटिका नर्व्स है ना उसमें ये खिंचाव लाभकारी होता है। और भी कई तरह के आसन है। आप अगर इनको ये भी बताया जा सकता है कि सीढ़ी पे जब खड़े होते हैं ना तो पंजों के बल, पंजे सीढ़ी पे रहेंगे और जो एड़ी है ना वो नीचे की ओर रहेगा। जैसे कि ऐसे सीढ़ी है ऊपर नीचे इतना पे, तो यहाँ पे पंजे रख देंगे और एड़ी को नीचे लाना है किसी चीज से पकड़ करके खींचते हुए। तो उसमें क्या है कि पीछे की मांसपेशियों में खिंचाव आता है, वो भी लाभकारी होता है। मैं बता रहा हूँ, जैसे कि हाथ यहाँ पे, हाथ सीढ़ी पे पैर रख लिए और ये जो एड़ी है ना उसको नीचे की ओर लाना है ऐसे खींचते हुए, पैर सीधा रहेगा। ये जी भैया आगे हरदेश जी का प्रश्न है कि कमर दर्द के कोई अभ्यास बताएं। कमर दर्द के लिए एक तो सोने के समय आप जो तकिया है, पिलो है, वो कमर के नीचे ही रखिए, सिर पे न रखें। यह है एक सोने का अभ्यास। आप जब रात में सोते हैं तो कमर पे तकिया रख के सोइए। और आसनों में जो पीछे झुकने वाले हैं जैसे कि भुजंगासन, धनुरासन, शलभासन, इन तीनों का अभ्यास किया जा सकता है। मकर आसन है, 4 है। जी भैया आगे जो है इसमें हैंड रेज है। अनिरुद्ध चौहान जी का फिर हैंड रेज है, मैं इनको अनम्यूट कर रहा हूँ। भैया एक बार और एक प्रश्न लेकर उपस्थित हूँ। मैं ये पूछ रहा था, जैसे कि आपने बताया कि एक प्राणायाम, एक आसन से दूसरे आसन में जाने के लिए जो है हमारी सांसों का शांत होना बहुत जरूरी है। लेकिन हाँ। देखा ये गया कि एक आसन से दूसरे आसन में या एक्सरसाइज से दूसरी एक्सरसाइज में जाने के लिए या अगर हम उतना समय देते हैं तो सांसों के लिए मतलब काफी समय कंज्यूम होता है। क्या सांसों की गति थोड़ी धीमी उस तरीके से पड़ जाए तो हम आगे बढ़ सकते हैं ना उस तरीके से? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
बिल्कुल नॉर्मल होने की इस तरीके का तो इंतजार करेंगे तो बहुत समय खपत होती है हाँ ना? हाँ हाँ, ज्यादा बस 1-2 सांस का विश्राम चाहिए और हाँ फिर हाँ आप आगे बढ़ सकते हैं। हाँ हाँ जी भाई साहब, अंतिम में धन्यवाद। अंतिम में अच्छे से शवासन कर लीजिए। अंतिम में जब 10 मिनट 5 मिनट का शवासन कर लीजिए तो उसमें पूरा आनंद रिलैक्सेशन लिया जाए। मिलेगा। हाँ, सही है, हम्म। ठीक है, थैंक यू। जी, इसमें रूना दीदी का हैंड रेज था अभी। वो कहाँ पे है? शायद वो लेफ्ट हो गई हैं। इसके बाद में घनश्याम जी आपका दोबारा हैंड रेज है, आप पूछिए, आप प्रश्न पूछ लीजिए अपना। बिल्कुल बिल्कुल नमस्कार जी। मैं पूछना चाह रहा हूँ, जैसे सुबह सुबह जो त्राटक करते हैं अपन, सूर्य पे त्राटक, हाँ, तो कितना समय करना चाहिए और क्या टाइमिंग ठीक रहता है? सूर्य जो लालिमा छा जाती है ना, जब उसी समय त्राटक कीजिए। और जब सूर्य की चमक जब बढ़ जाती है तो उसमें मत कीजिए। जब तक आपके आंख उसके तेज को सह पाता है हाँ हाँ हाँ। तक आपको करना है वहां पे त्राटक। और ये बोला- शुरुआत आप कर सकते हैं 5 सेकंड 7 सेकंड से, लेकिन अगर आप एकटक उसको देख रहे हैं, आप गई है तो हम्म। 30 सेकंड 1 मिनट तक भी आप एकटक देख सकते हैं त्राटक में। अच्छा अच्छा। जैसे मुझे नजला जुकाम और ये रहता है, 2-3 सेकंड का तो मेरे को, तो मुझे वो चंद्र पे त्राटक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? त्राटक तो किसी भी चंद्र पे आप ज्यादा लंबे समय तक कर पाएंगे। चांद पे नहीं तो मुझे ऐसा कुछ है क्या? मैंने ऐसा सुना कि भाई जिसका गला खराब, नजला जुकाम और ये रहता है, तो उस पे चंद्र पे त्राटक ना करे, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, जैसे कि चांद की जो प्रकृति है ना, वो शीत शीत का है, ठंडे का प्रकृति है। तो अगर आपको अच्छा। ठंडे से प्रॉब्लम है तो चांद पे त्राटक आपके लिए थोड़ा सा असहज होगा। हम्म। ठीक है, तो सूर्य हाँ, पे तो इसलिए आपको हाईएस्ट 1 मिनट तक करें। हाँ, 1 मिनट आपकी क्षमता है, 1.5 मिनट 1 मिनट कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। जी, रूना दीदी मैं ठीक है। आपको अनम्यूट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। प्रणाम भैया। हाँ, मैं प्रणाम। पैर दर्द नहीं बल्कि नाभि के नीचे जो होता है पेट, पैरों दर्द हाँ, के बारे में पूछ रही थी। अच्छा, ओके। पेड़ू उसके लिए कोई आसन बता देते तो अच्छा होता। पेड़ू दर्द है तो उसके लिए आप मंडूकासन का अभ्यास कर सकते हैं। वज्रासन में बैठ करके और सुनिए दोनों जो मुट्ठी है ना, हाँ, हाँ, दोनों मुट्ठी नाभि के नीचे लगा दीजिए। ठीक। आगे की ओर झुकिए। ये अभ्यास कर लीजिए आप पेट दर्द में। अच्छा, हाँ, इस तरह से। झुकते समय क्या सांस नीचे छोड़ना है? और छोड़ना है, अच्छा, उठते उठते समय। हुए लेना है। थैंक यू भैया, प्रणाम भैया। जी, आगे श्याम जी का हैंड रेज है। श्याम जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी, आप अपना प्रश्न पूछ लीजिए। हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार। मुझे डाइजेशन को स्ट्रांग करने के लिए बताइए ना। मैं क्या प्रज्ञा योग भी हाँ। कर रहा हूँ और मयूरासन भी कर लेता हूँ, लेकिन यह है हाँ, कि अभी भी डाइजेशन वो जो स्ट्रांग होना चाहिए ना, अच्छा। तो वो वाला स्ट्रांग नहीं है। तो जब आसनों का अभ्यास खत्म हो जाए तो उसमें आप 3 चीज और ऐड कर लीजिए। हाँ हाँ ठीक है, उसमें आपको पहला तो कपालभाति करना है। कपालभाति तो जानते होंगे। हाँ, पेट से श्वास को बाहर छोड़ना है और खींचना है पेट से। नहीं, नहीं, पेट का जो भाग है ना, वो उसका संचालन होगा ऊपर नीचे, लेकिन जो सांस हम नाक से छोड़ेंगे लगातार। ठीक है, इस तरह से।
ठीक है। ये कपालभाति करना है 3 राउंड, 60 स्ट्रोक का 3 राउंड करना है। ठीक है। ठीक है। और इसके बाद आपको करना है इसमें अग्निसार क्रिया। अग्निसार में क्या करते हैं कि सांस भरते हैं एक बार, हाँ। फिर छोड़ दीजिए, पूरी सांस बाहर। अब ठीक क्या है। करना है कि जो नाभि का भाग है ना, उसी को हाँ। जैसे कपालभाति में कर रहे थे उसी तरह से इसमें भी संचालन करना है, ऊपर नीचे, लेकिन सांस का आवागमन बंद रहेगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अब ये दूसरा अभ्यास है अग्निसार का। अब तीसरे अभ्यास में क्या करना है कि उद्यान बंद लगाना है। मतलब नाभि से अंदर खींचना है पूरी श्वास छोड़ हाँ, के। छोड़ करके नाभि जो पेट का भाग है ऊपर की ओर खींचना है, सिकोड़ना है। ठीक है। ये 3 अभ्यास जोड़ लीजिए तो ये डाइजेशन में बहुत लाभकारी रहता है। ओके सर, थैंक यू। जी भैया, आगे कुलदीप मोड जी का प्रश्न है, जब नॉर्मल आसनों से भी लाभ लिया जा सकता है तो एडवांस आसन की क्या आवश्यकता है? एडवांस आसन की वैसी कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो अभी जो आधुनिक युग में उसको ऐसा बनाया गया है, नहीं तो पहले कोई एडवांस आसन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। नॉर्मल ही आसन सब करते थे, तो नॉर्मल से भी वो कर सकते हैं। लेकिन जिसकी मन है, जिसको करना है कि हम थोड़ा सा और अपनी क्षमता बढ़ाएं, उसके लिए एडवांस किया जा सकता है, लेकिन ऐसे कोई आवश्यकता नहीं होती कि एडवांस किया जाए। जी भैया, आगे सुधा चौहान जी का प्रश्न है, भैया प्रणाम, ये एसिड रिफ्लेक्स हो जाता है बहुत, उसके लिए क्या करना चाहिए? एसिड रिफ्लेक्स आ रहा है तो उसके लिए वीकली इनको कुंजल करना चाहिए, वमन। पानी पी करके, गर्म पानी, नमकीन पानी पी करके उसका उल्टी करना है 1 लीटर पानी का, सप्ताह में 1 बार, किसी दिन खाली पेट इसको करना है। लेकिन जी भैया, ठीक है। बाबूजी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ, क्योंकि समय भी इसमें अपने पास जो है होने वाला है। हाँ। जी प्रणाम। क्या इसमें हम बताएं, पूछिए। पहली बात रमेश जी को बहुत बहुत आभार, और कल रिक्वेस्ट किए थे तो यहाँ बेचारे बहुत ही गरीब परिवार के हैं, और ये फिर भी अपने पूरे परिवार को परिश्रम से पाल रहे हैं, सबसे बड़े भाई हैं। नहीं, मैं मांझिल हूँ भैया, बीच वाला हूँ। अच्छा जी, बीच वाला है। मिलिट्री लोगों को भी ये टीचर के रूप में क्लास लेते थे, गवर्नमेंट की तरफ से इनको सिलेक्ट किया गया था। तो अब ये है कि इसमें आसनों में जहाँ पर आई कि कहाँ कहाँ तो आई कि बाबूजी बताएंगे, इसको हम अभी मिस कर गए कि कौन सी बात पर। तो रमेश जी ने कहा था, हाँ, उन्होंने पूछा था कि गुणों का प्रभाव आसनों पे क्या है। हाँ, गुणों का प्रभाव, क्योंकि आसन की परिभाषा जो पतंजलि ने बताई, जिसको आपने भी रिपीट किया, अनंत समापति, हाँ, इसको इफेक्ट डालता है। ईश्वर के साथ तालबद्धता, सायुज्यता स्थापित करने में रुकावट डालते हैं वो। तो कल हम क्लास लेंगे इसी पर, ग्रंथि विज्ञान में क्वेश्चन, क्योंकि गुणों विज्ञान में क्वेश्चन होती है। हाँ,
और वो माइंड की चंचलता रहेगा तो आप स्थिरता नहीं ले आ पाते हैं, आप फोकस नहीं कर पाते हैं लक्ष्य पर। हाँ तो उसमें थोड़ा सा भी रेजिनेंस की कमी आएगी, तादात्म्यता में कमी आएगी, तो आपको संसार के दुख कष्ट प्रभावित करेंगे। जैसे एक पोस्चर में कभी आप सो रहे हैं, मान लीजिए पेन भी हो और उसमें दिमाग कहीं और चला जाता है दूसरे विषय पर, तो शरीर का दर्द का भान नहीं होता। इसका मतलब है कि मन की ये भी खूबी है कि वो वन वे डायरेक्शन में काम करता है। वो तो यदि शरीर से आसक्ति था, शरीर के बारे में सोच रहा था, तो कष्ट की और पहाड़ जैसा कष्ट दिखाई पड़ेगा, बानों सा कष्ट भी। और मन लग गया था किसी और क्षेत्र में, तो शरीर के कष्टों को बिल्कुल भूल गया था उतने समय तक। तो यह बात है कि यदि हम रजोगुण यानी चंचल स्वभाव के हों और उस तरीके में बन रहा हो, तो साफ है कि चंचल तस्वीर में, चंचल पानी में, लहरों में हम समुद्र को में सूर्य को स्थिर नहीं देख सकते, अपनी ही छवि भी नहीं देख सकते। और चित्त की स्थिरता होने पर ही हम आत्मशक्ति का साक्षात्कार करते हैं। तो उसमें रुकावट डालते हैं, उदासी रहेगा, आलस्य रहेगा, इनर्शिया रहेगा, तो ये आपको चैतन्यता में के अवरोधक होते हैं। इसलिए समत्वम योग उचित के ही मतलब है कि इक्विलिब्रियम ना, इक्वानिमिटी में ये डिस्टर्बेंस करता है तीनों गुण आपस में। जी बाबूजी। जी बाबूजी, इसमें निधि जी का प्रश्न। हाँ जी आगे। जी बाबूजी, इसमें निधि जी का प्रश्न है कि प्लीज टेल द रेमेडी ऑफ सर्वाइकल। I am a maths teacher and have to do lots of writing and check. सर्वाइकल में है तो वो है, देखिए सर्वाइकल इन दिनों भी बढ़ रहा है, इसलिए कि कंप्यूटर पर हम लोग अक्सर ये गर्दन झुका करके ही वो काम करते रहते हैं। और उस हालत में या फिर जाकर के जो बाइक चलाते हैं खासकर, तो हेलमेट, एक तो अपने हेलमेट का लोड प्लस अपना गर्दन टेढ़ा, और जहां भी स्पीड ब्रेकर पड़ेगा तहाँ बार बार उसको झटका देने लगता है। तो इस तरीके से, और ऑफिस में भी बैठे बैठे कुर्सी पर पोस्चर आदमी का चूंकि स्ट्रेट नहीं रहता है, तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का फ्लो में डिस्टर्बेंस आता है, तो इसलिए वहां पर दिक्कत आ सकती है। तो उसमें अभी ये जो बताया रमेश जी ने मकरासन का, ये काम आ जाएगा। और मकरासन छोटी वाला किया जाए या कुर्सी पर ही बैठ कर थोड़ा सा रिलैक्स कर लें बीच बीच में, तो जहां जकड़न लगे वहां पर रिलैक्स हो जाए, और सूक्ष्म व्यायाम में जो गर्भ हो जाए वो आत्मक हो जाए, और एक दो राउंड प्रज्ञा जो हो जाए, तो इससे बात बढ़िया हो जाएगी। तो और बाकी है तो उसमें यहाँ और लंबर, यही दो मुख्य रूप से घूमने वाला पार्ट्स में, और यहाँ वाला हाथ में जाता है और लंबर वाला पैरों में जाता है, नर्व्स वाले। तो इसलिए इनका कार्य क्षेत्र बहुत अधिक है और बार बार करने पड़ते हैं। और जैसे अच्छा एक गौर बात होती है, चाहे आप मंत्र लिख रहे हो या कुर्सी पर, इतना हाथ ऊंचा रहता है, या टैबलेट पर भी काम करता है, एक खास पोस्चर में टंगे रहता है, उसमें भी दर्द होगा, क्योंकि यहाँ की नर्व से यहाँ तक जा रहे हैं। तो बीच बीच में कुर्सी पर हाथ लटका लीजिए, तो उस पोस्चर में भी लाभ होता है। सोते समय भी थोड़ा लटका सकते। तो अपने को देखना है कि बीच बीच में थोड़ा सा रेस्ट दे लें, क्योंकि हर आदमी बॉडी की बनावट, माइंड की बनावट अलग होती है। ईश्वर की विशेषता है, कहीं डुप्लीकेशन नहीं करते। तो हर कोई अपनी सहजता को देखते हुए अपने आसनों का पैकेज तय करे, और जैसे सहज मिलता हो बीच बीच में थोड़ा सा उसको रेस्ट दे दिया करें, तो स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, हो जाएगा। जी धन्यवाद। अच्छा, सर्वाइकल के लिए एक और है, होमियो में एक अच्छा एक ड्रॉप है, लैक्नेंथिस नाम है उसका, LACHNANTHES, पौधा होता है लैक्नेंथिस, उसका वर्क है। वो बहुत ही खास करके सर्वाइकल वाले एरिया के लिए बहुत ही चमत्कारी काम करता है। तो उसको अपने किसी होमियो चिकित्सक से सलाह करके ले लेंगे तो वो लगता है कि परमानेंट क्योर जैसा हो जाता है, खास करके सर्वाइकल रीजन के लिए। जी जी बाबूजी, मेरा जो प्रश्न था मैंने उसमें पूछा, आपने समाधान भी किया। पूछा था कि ये जो गुणों का प्रभाव होता है, जैसे रजोगुण हुआ, रजोगुण से मन अशांत हो जाता है, चंचल होता है, चित्त चंचल होता है।
लेकिन क्या शरीर में भी इसका प्रभाव दिखाई देता है क्या? हाँ, शरीर में कोई जी चेतना के क्षेत्र है, जो गुण होते हैं वो चेतना के क्षेत्र हैं, और चेतना के क्षेत्र से, क्योंकि चेतना के क्षेत्रों में ये काम करता है लिम्बिक सिस्टम, ये सब तो इस पर ही क्लीनिंग करती है, और हाइपोथैलेमस को ये इफेक्ट डालेगा। तो इसी गुण के आधार पर वो आपके स्राव निकालेंगे हार्मोन्स, तो चंचल हार्मोन्स निकालेगा, इनर्शिया हार्मोन्स निकालेगा, सात्विक हार्मोन्स निकालता है वो, तो उसी के आधार पर पिट्यूटरी निकालता है, और मास्टर ग्लैंड चुकी है वो। तो सारा का सारा चिंतन थॉट से ही जुड़ा हुआ है, सारी योगा, सारी क्रियाकलाप। उसमें भले लगता है कि डायबिटीज यहाँ पर हो रहा है, लेकिन उसका मेन रूट है दिमाग में। तो शरीर के जो भी साइड इफेक्ट दिख रहे हैं वो थॉट के ही आधार पर चल रहा है, और थॉट गुणों के आधार पर काम करेगा। वो जड़ है ना, चूंकि प्रकृति है, प्रकृति से सारा शरीर बना है, 24 तत्व बने हैं, और प्रकृति के मूल में सिर्फ यही से गुण होते, इसी को ब्रह्मा विष्णु महेश कहा गया, इन गुणों को। ये तो रूट्स होते हैं, तो इसलिए वहां से ही चल पड़ा, तो शरीर के सारे सिस्टम को वो इफेक्ट में लाएगा ही लाएगा विचार। तो पहले था हम जिसे नमक रजोगुण में आता है, हमने 10 वर्ष लगातार छोड़ करके देखा, तो देखा कि माइंड पर इफेक्ट पड़ रहा है, और शरीर के में विष को, टॉक्सिन को हटाने की क्षमता बढ़ गई। तो वो बिच्छू वगैरह भी काट खाता था तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। तो इसमें उसके बाद में हमने देखा कि इसमें बहुत ही अधिक ये इम्यूनिटी बढ़ाने वाला भी तत्व है, और इसको काटते रहता है। तो वे गुणों को भोजन में भी जुड़े हुए हैं, इसलिए आदमी को आध्यात्मिक क्षेत्र में सात्विक भोजन को चयन करना होता है, क्योंकि हम लोग का रिसर्च कार्य अत्यंत सात्विकता की प्रकाष्ठा वाला है। तो उस क्षेत्र में जाने के लिए है तो धीरे धीरे अपने आप को चेंज करना चाहिए, और ये भी देखना है, कल हम इस पर डिटेल चर्चा करेंगे कि कैसे इस गुणों को इक्वलाइज किया जाता है और निश्चित गुण कैसे बने जाते हैं। जी तो बाबूजी, जो ये शरीर में बैठने के बाद में जो कभी गुदगुदी सी फील होती है या कभी रोमांच सा होता है, तो ये किस रजोगुण के कारण होता है या किसी और कोई और प्रभाव होता है? जी, ये प्राणों के हलचल हैं, और शरीर में सिस्टम काम करते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन, और वो भी सब हम लोग का लिम्बिक सिस्टम से ही कंप्लीट होता है। तो जहां भी कोई चिटिया रिंग जाएगी, मान लीजिए कि आप शीर्षासन में हो या किसी अन्य पोस्चर में, या पैर ऊपर है, तो वहां भी ब्लड का फ्लो नीचे आएगा तो झिनझिनी आ सकता है। तो शरीर का एक माइंड क्या करेगा, अपने आप उसको मोड़ करके थोड़ा छोड़ लेंगे और उसी पोस्चर में, तो ब्लड का हार्ट से दूरी कम हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन में उसको सुविधा हो जाएगी। या नाक पर मक्खी बैठ गई या आपने शीर्षासन कर लिया, इसलिए हमने शीर्षासन दीवार के सहारे बताया। अब उस हालत में नाक में मक्खी बैठ गई, हाथ फंसाया है, तो मच्छर भी नहीं हटा सकते, इसलिए अपने आप को बीच में ये भी कर लिया, लेकिन ध्यान बना रहे कि हमारा जो टारगेट है वो कहाँ पर है। बाएं दाएं एक्सपर्ट बन जाते हैं, इसी को कहा जाता है एडवांस स्टेज। क्या स्टेज बन जाते हैं, एक्सपर्ट बन जाएंगे, तो आदमी बाइक भी चला रहा है, आजू बाजू झांक भी लेता है और चलते भी रहता है। तो इस तरीके से एक्सपर्टनेस में यही लाभ मिलता है कि माइंड का एक थोड़ा सा हिस्सा जाकर के उसको सुरगुड़ा लेगा, ठीक कर लेगा, इससे अपने लक्ष्य में दिक्कत नहीं आएगी। क्या जैसे बताया रमेश जी ने कि पैर को चेंज कर लें, गुरुदेव भी बताते हैं कि पोस्चर चेंज कर लीजिए और या वहां पर थोड़ा सा हिला लीजिए। इसका मतलब है कि वहां पर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जो कि प्राण के फलों में दिक्कत कर रहा था, इसलिए गुदगुदी। तो जैसे होती है, ये सारे गुदगुदी वगैरह सब शांत होने लगे और सहजता। जी धन्यवाद। और शांति पाठ का समय हो गया है, तो बाकी क्लासेस कल हम लोग लेंगे। जी बाबूजी धन्यवाद। तो अगर किसी के प्रश्न कोई रह गए हैं तो उसको कल भी ले सकते हैं और चैट में भी पोस्ट कर सकते हैं। कि एडवांस की क्या जरूरत है, जब साधारण से हो सकता है तो भी जरूरत है उन छात्रों के लिए जो एथलेट्स में है, जो क्रिकेट में है, एथलेट्स में है, कब किधर टर्निंग लेना है, सडन आना है, तो उस हालत में दिक्कत आएगी। इन दिनों रेसलिंग के साथ में आपको ये आ जाता है कि इधर भी बॉल भी लगाना है, मुड़ना भी है, उठाकर पटकना भी है, ओलंपियाड वगैरह में देख रहे हैं, या साथ में जिम्नास्ट वगैरह में जरूरत पड़ता है काफी फ्लेक्सिबिलिटी का, क्योंकि इन दिनों गेम हो गया है और इंटरनेशनल गेम हो गया है, इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी को उसमें देखा जाता है कि एडवांस स्टेज वाले उसमें जा पाएंगे। चूंकि इंस्टीट्यूशन ने इसलिए हमने ये रखा है कि हर एक की अपनी भूमिका है, अलग कार्य क्षेत्र है,
साधारण जीवन जीना है, साधारण रूटीन में रखना है तो साधारण है, टहल भी लिया तो केवल काम चल गया, योगा की जरूरत नहीं। जी ठीक है, शांति पाठ करें। जी बाबूजी धन्यवाद। जी शांति पाठ करते हैं जी। शांति शांति शांति। समाप्त। सभी पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद। किन्हीं के कोई प्रश्न रह गए हैं तो कल क्लास में पूछ लेंगे। जी धन्यवाद।